हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्यूबरकुलोसिस। तो चलिए देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। ट्यूबरकुलोसिस को नॉर्मली टीबी की डिसीज़ भी बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए, ट्यूबरकुलोसिस इज अ कॉन्टाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसे कॉन्टाजियस इसलिए बोला गया है क्योंकि यह एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक पर्सन से सेकंड पर्सन में आसानी से फैल जाती है। दैट मैनली इन्वॉल्व द लंग्स। जो टीबी की डिसीज़ है, जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये मैनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, लंग्स में इन्फेक्शन फैलाती है। साथ ही साथ बट में स्प्रेड टू अदर ऑर्गन। ये हमारे लंग्स को अफेक्ट तो करती ही है, साथ में ये हमारे अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे किडनी, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड, बोन एंड मेलेंजेस इत्यादि। साथ ही साथ यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसे एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा पॉजिटिव एजेंट है जिसके कारण क्या होता है, टीबी की डिसीज़ होती है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंसिडेंस की, कि इसका इंसिडेंस क्या होता है। तो देखिए, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 2 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड। देखिए, 2 मिलियन या उससे भी ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, टीबी की डिसीज़ से अफेक्टेड हो रहे हैं, इस ट्यूबरकुलोसिस की डिसीज़ से, विथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की डिसीज़ है। ठीक है। इसके बाद बोला जाए तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, सबसे ज़्यादा जो बीमारी है और जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, मौत हो ही जाती है, कहा जाता है। ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन ऑफ द डेथ ईच ईयर 2 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड। देखिए, बोला गया है यहाँ पर भी कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग टीबी की डिसीज़ से, ट्यूबरकुलोसिस से क्या हैं, अफेक्टेड हैं। ठीक है। इसके बाद हम रिस्क फैक्टर देखते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए, रिस्क फैक्टर में बोला जाए तो क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैज एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है कि जिस व्यक्तियों को अगर ट्यूबरकुलोसिस की डिसीज़ है, टीबी की डिसीज़ है, अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके कॉन्टैक्ट में आता है तो कहीं ना कहीं उसे को भी ये होने के चांसेस हो जाते हैं टीबी के। ठीक है। इसके बाद बोला जाए तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेटस। क्या होता है कि अगर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, या फिर बोला जाए HIV इन्फेक्शन है, कैंसर है, या ट्रांसप्लांट ऑर्गन, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन होती है तो हो सकता है कि उसे टीबी की डिसीज़ हो जाए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सबस्टेंस एब्यूज़, एल्कोहलिज्म एंड IV ड्रग एब्यूज़। क्या होता है, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा एल्कोहलिज्म का यूज कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि ड्रग ले रहा है, दारू पी रहा है, और साथ ही साथ जो हानिकारक क्या होती हैं दवाइयाँ आती हैं, ड्रग्स आती हैं, वो उनका सेवन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टीबी को कॉज करता है, टीबी होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद बोला जाए तो मेडिकल कंडीशन, जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटिक मेलाइटिस है, या क्रोनिक रीनल फेलियर है, या ब्लड में कैंसर है, ल्यूकेमिया है, अगर इनमें से भी कोई डिसीज़ है तो कहीं ना कहीं चांसेस ये भी हो जाते हैं कि टीबी होने के। ठीक है। इसके बाद बात करें लिविंग इन ओवर क्राउड और सबस्टैंडर्ड हाउसिंग। मतलब कि अगर व्यक्ति क्या हो रहा है कि वो उस एरिया में जाता है जहाँ पर ओवर क्राउडेड है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत तरह के लोग उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, उनमें से क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनमें से कोई ऐसे भी होते हैं जो डिसीज़ से अफेक्टेड होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों से, तो वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हेल्दी पर्सन को भी वहाँ से ये डिसीज़ हो सकती है। सबस्टैंडर्ड हाउसिंग मतलब कि अगर आपका हाउस छोटा है, घर छोटा है, और वहाँ पर बहुत सारे पर्सन रह रहे हैं एक साथ, उनमें से किसी एक को ये डिसीज़ है तो बहुत जल्दी फैलने के चांसेस होते हैं। ठीक है। इसके बाद माल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन की कमी है अगर आपकी बॉडी में, पुअर न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ विटामिन डी की कमी है, साथ ही साथ टीबी एंड बॉडी वेट लो है। अगर आपकी जो बॉडी है, अगर उसका बॉडी वेट बिल्कुल कम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं टीबी होने के। देन इसके बाद हेल्थ केयर वर्कर मतलब कि बोला जाए कि जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक टीबी के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं, सावधानियां नहीं बरतते, तो उन्हें भी टीबी होने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की, कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो देखिए, टीबी इज स्प्रेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखिए, अब क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति टीबी से अफेक्टेड है, उसे टीबी की डिसीज़ है, अब जैसे ही वो व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो क्या होगा कि उसके खांसने छींकने से जो बैक्टीरिया है वो बाहर आ जाएगा उसके ड्रॉपलेट में। अब जैसे ही ड्रॉपलेट में आ जाएगा, वो एयर में आ जाता है, तो जैसे ही अगर वहाँ पर एक हेल्दी पर्सन उपस्थित है, प्रेजेंट है, और उस हेल्दी पर्सन ने वो एयर इनहेल कर ली, जो
वो एयर जो एयर किसने एक इन्फेक्टेड पर्सन ने अपने माउथ से निकाली, ठीक है, वही एयर किसने इनहेल कर ली, एक हेल्दी पर्सन ने। तो क्या होगा, एक हेल्दी पर्सन भी इस डिसीज़ से अफेक्टेड हो जाता है। जैसे कि क्या, फॉर एग्जांपल में जैसे एक टीबी से अफेक्टेड पर्सन क्या करता है, कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, सिंगिंग करता है, लॉफिंग एंड टॉकिंग, ये करता है, गाता है, ठीक है, बोलता है या फिर कफ करता है, तो उसके कारण होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो एयर में आ जाते हैं, ठीक है। अब एयर में आ जाएगा तो हेल्दी पर्सन अगर जैसे ही इनहेल करेगा तो उसे भी चांसेस हो जाएंगे ट्यूबरकुलोसिस होने के। चलिए इसके बाद हम समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। तो देखिए, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, फॉर एग्जांपल ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। अब बोला जाए कि जैसे ही एक इन्फेक्टेड पर्सन ने क्या किया, स्नीजिंग की, तो उसका जो कफ है, कफ के माध्यम से जो ड्रॉपलेट में क्या आ गया है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आ गया है। और जैसे ही एक हेल्दी पर्सन ने क्या किया, उसे इनहेल किया, तो ये बैक्टीरिया क्या होगा कि बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड टू एल्वुलाई। अब जैसे ही एक हेल्दी पर्सन ने बैक्टीरिया को इनहेल कर लिया ड्रॉपलेट के माध्यम से, सांस के माध्यम से, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया एक हेल्दी पर्सन की एयरवे में जाकर जो एल्वुलाई होती हैं लंग्स में, उसमें ये पहुंच जाता है। और ये बैक्टीरिया एल्वुलाई में जाकर वहाँ क्या करने लगता है, डिपॉजिट एंड मल्टीप्लाई, मतलब कि ये क्या करने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है और ये अपनी संख्या ग्रोथ करने लगता है, ये अपनी संख्या बढ़ाने लगता है एक हेल्दी पर्सन की एल्वुलाई में जाकर। अब होगा क्या कि बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलाई। अब देखिए, जैसे ही बैक्टीरिया एक हेल्दी पर्सन की एल्वुलाई में इंटर कर गया है, तो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स शो करने लगेगा उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि माइक्रोफेजेस कम एंड डिस्ट्रॉय मैनी बैक्टीरिया एंड नॉर्मल टिश्यू। अब देखिए, जैसे ही इम्यून सिस्टम तो रिस्पॉन्स करता ही है, साथ में जो हमारी क्या होती हैं एंटीबॉडी सेल्स होती हैं, माइक्रोफेजेस, वो आ जाएंगी, वो आएंगी और उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। जो मैनी बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट हो गए हैं एल्वुलाई में, उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगती है। माइक्रोफेजेस उतने क्षमतादार नहीं होते कि वो कैपेसिटी नहीं होती माइक्रोफेजेस की कि वो डिस्ट्रॉय करने लगे, तो उसको साथ ही साथ डिस्ट्रॉय थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करने लगते हैं माइक्रोफेजेस, ये हमारी बॉडी के नॉर्मल टिश्यू को भी क्या करने लगते हैं, डैमेज करने लगती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे होगा क्या कि डेड बेसिलाई एंड लाइव मासेस। बेसिलाई से हम किसे बोल रहे हैं, इसे बेसिलाई हम बोल रहे हैं किसी बैक्टीरिया को ही हम क्या बोल रहे हैं, बेसिलाई बोल रहे हैं यहाँ पर। तो होगा क्या कि देखिए, जो डेड बेसिलाई है मतलब कि जो डेड बैक्टीरिया हैं जो किल हो चुके हैं, एंड लाइव मासेस, और जो नॉर्मल टिश्यू हैं, सेल्स हैं, वो क्या होगा कि सराउंडेड बाय माइक्रोफेजेस। अब माइक्रोफेजेस क्या कर लेगा कि उन्हें इनगल्फ करने लगेगा, सराउंडेड मतलब कि घेर लेता है किसे, नॉर्मल सेल टिश्यू को और बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया पूरी तरह से तो किल अभी नहीं हुए हैं, तो देखिए नेक्रोटिक डिजनरेशन अकर, मतलब कि अब नेक्रोटिक की वो डिजीज चालू होने लगेगी, नेक्रोटिक्स की कंडीशन। नेक्रोटिक्स में होता क्या है कि जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं और जो नॉर्मल टिश्यू हैं वो क्या होने लगती हैं, डिजनरेट होने लगती हैं, फिर डैमेज मतलब कि डैमेज होने लगती हैं, ठीक है। फिर क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। इसके बाद बोला जाए कि इसके बाद जब जैसे नॉर्मल सेल्स और टिश्यू डैमेज होंगे तो क्या होगा कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस व्यक्ति को हो जाएगा। पल्मोनरी मतलब लंग्स, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी की डिसीज़। तो क्या हो जाएगी, टीबी की डिसीज़ इस प्रकार से हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी टफ है, अगर आप थोड़ा बहुत समझेंगे तो आसानी से समझ में आ भी जाएगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की कि क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए, कफ दैट लास्ट 3 वीक और लॉन्गर, क्या होता है कि व्यक्ति को 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक क्या होगी, हमें कफ वाली खांसी देखने को मिलेगी, ठीक है। पेन इन द चेस्ट, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। अगर जो व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड है, ये उनमें साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। वीजिंग साउंड, घबराहट होगी। कफिंग अप ब्लड और स्पूटम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिम्टम्स जो कि देखने को मिलता है। क्या होता है, जैसे ही टीबी का व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उसके खांसने से क्या होगा कि स्पूटम में ब्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दिखने लगता है, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उसका वेट लॉस कम हो जाता है। फीवर आता है, चिल्स, सांस मतलब कि ठंड लगने लगती है और ठंड के साथ साथ फीवर भी आता है। नाइट स्वेट मतलब कि रात को सोते समय पसीना आता है। वीकनेस और फटिंग, बहुत ज़्यादा क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। क्लविंग ऑफ द फिंगर ऑफ टोस, तो आप जैसे ही एक टीबी के पेशेंट को देखेंगे तो वो क्या करने लगता है, अपनी फिंगरों को एक साथ जोड़ने लगता है, देखा होगा आपने। फ्लूइड अराउंड लंग्स, तो क्या होगा, जो लंग्स होते हैं उसके अराउंड क्या होने लगता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। एंड इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप देखेंगे अगर ये डिसीज़ फीमेल में होती है तो फीमेल में क्या होता है कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है।
इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की बात की। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम करते हैं क्या, हिस्ट्री कलेक्शन। क्या करेंगे हम, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, वो करते हैं। एंड ट्यूबरकुलोन स्किन टेस्ट एंड चेस्ट एक्सरे एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, साथ ही साथ स्पूटम टेस्टिंग एंड ब्लड एग्जामिनेशन, और साथ ही साथ क्वांटिफेरॉन गोल्डन टेस्ट। ये क्या होते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं जो कि हम ट्यूबरकुलोसिस को असेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द डिसीज़। तो देखिए सबसे पहले हमारा गोल क्या होगा, टू ट्रीट इन्फेक्शन। तो क्या करना है हमें, उस इन्फेक्शन जो हो रहा है वो उसे ट्रीट करना है। साथ ही साथ टू प्रिवेंट द फर्दर कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं उन्हें प्रिवेंट करना है। साथ ही साथ टू रिलीव कम्फर्ट। देखिए अगर व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड है तो उसे क्या होगा, डिस्कम्फर्टनेस फील होगी, तो उसे हमें रिलीफ पहुंचाना है। साथ ही साथ टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन। अब जैसे व्यक्ति क्या हो रहा है कि ये इस पे मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो फैल रहा है, ट्रांसमिटेड हो रहा है, तो हमें क्या एडवाइस करना है कि जो व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड है उसे एडवाइस करना है कि वो खांसते या छींकते समय रूमाल का इस्तेमाल करे, और साथ ही साथ ये ऐसी वैसी जगह पर क्राउडेड एरिया पर थूके ना, और प्रॉपरली हाइजीन का इस्तेमाल करे। ठीक है, इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, तो देखिए मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एंटी ट्यूबरकल ड्रग देनी होती है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है और सेकंड लाइन ड्रग होती है। फर्स्ट लाइन ड्रग में आइसोनाइजेट देंगे, रेफार्मेसिन होती है, स्टेप्टोमाइसिन देते हैं, इथाम्ब्यूटोल देते हैं और पैराजनामाइड देते हैं। और सेकंड लाइन ड्रग में इटियोनामाइड, सिप्रामोमाइसिन एंड कैनामाइसिन एंड पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड साइक्लोसेरिन। तो ये क्या होती हैं, कुछ एंटी ट्यूबरकल ड्रग होती हैं जो देनी होती हैं अगर व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस की डिसीज़ है। और ये एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसका जो ट्रीटमेंट होता है वो 6 से 9 महीने तक चल सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।